नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। विश्व भर में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा साल 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष मनाया जाएगा। किसानों के लिए लाभकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मछली पालन क्षेत्र में उत्पादन और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। बता दें आपको कि कदन्न के महत्व को समझने के लिए हैदराबाद में 2 दिवसीय न्यूट्री सीरियल मल्टी स्टेक होल्डर्स मेगा कन्वेंशन 3.0 का शुभ आरंभ किया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय अनाज वर्ष 2023 का जहां खाका तैयार किया गया, वहीं भविष्य में किसानों को मिलने वाली मुनाफे की राहें भी बताई गई। आइए इस पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रकृति की गोद में कई खजाने हैं। इसमें औषधि और अनाज ही नहीं बल्कि कुछ भी बेवजह नहीं है। अगर पहचानने की नजर हो तो हर पौधे में कुछ न कुछ गुण छुपे हुए हैं। ऐसे ही अनाज की एक किस्म है कदन्न, जिसे मोटा अनाज कहा जाता है। करीब 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में भी कदन्न उगाने के प्रमाण मिले हैं। आज अकेले भारत में एशिया का 80% मिलेट्स उत्पादित होता है। कदन्न फसलें वो पोषक अनाज है जिनमें जलवायु प्रतिरोधी क्षमता होती है। ये 131 देशों में उगाई जाती है, जो 59 करोड़ लोगों के पारंपरिक भोजन का हिस्सा है। हमारे पूर्वज इसकी उपयोगिता से भली भांति परिचित थे, लेकिन वक्त बदलने के साथ कदन्न हमारे आहार से दूर होता गया। अब यही मोटा अनाज हमारे आहार का हिस्सा बनने जा रहा है। इसमें भारत सरकार बड़ी भूमिका निभाने जा रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय अनाज वर्ष 2023 के रूप में सामने आएगी। आइए हम आपको उन मोटे अनाजों की जानकारी देते हैं जो कदन्न कहलाते हैं। बाजरा, ज्वार, रागी या मंडुआ, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट, फोनियो मिलेट, ये सभी मोटे अनाज या कदन्न कहलाते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि कदन्न को मोटा अनाज क्यों कहा जाता है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। इनसे मिलने वाला आटा थोड़ा मोटा होता है, जिसमें ग्लूटीन नहीं पाया जाता। यही वजह है कि इनसे रोटी और लजीज पकवान बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। जहां तक इनकी पैदावार की बात करें तो इनकी फसल के लिए किसानों को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। ये पर्यावरण से आसानी से अपना तालमेल बिठा लेते हैं। कम पानी या कम उपजाऊ जमीन पर भी इनकी खेती आसानी से हो जाती है। बावजूद इसके बाजार में इनकी मांग कम है, जो इनकी घटती लोकप्रियता का मुख्य कारण है। देश में करीब 140 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 250 लाख टन मिलेट्स का उत्पादन किया जाता है। अगर एशिया के कुल उत्पादन की बात की जाए तो भारत का योगदान इसमें 80% है। वहीं कुल वैश्विक उत्पादन में 20%। वहीं हमारे देश में इनकी खेती मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों में की जाती है। कदन्न को वापस उसका स्थान दिलाने के लिए प्रयासों का आगाज हैदराबाद से किया गया। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष 2023 मनाने का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए 2 दिवसीय न्यूट्री सीरियल मल्टी स्टेक होल्डर्स मेगा कन्वेंशन 3.0 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बताया कि भारत की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष के रूप में घोषित किया है। देश में प्राचीन काल से ही बाजरा के बहुतायत में इस्तेमाल होने की याद दिलाते हुए केंद्रीय मंत्री ने वर्तमान पीढ़ी से बाजरा जैसे पोषक अनाजों के महत्व को समझने और इसे अपनी दैनिक खुराक में शामिल करने का अनुरोध किया। इस कार्यक्रम में देश भर से वो लोग शामिल हुए जो स्टार्टअप्स और मिलेट प्रसंस्करण इकाइयों के जरिए कदन्न और उससे बनने वाले उत्पादों के प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने फूड स्टॉलों का जायजा लिया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने ICAR, IIMR के विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन भी किया। हमें आदत हो गई है कि हमारी थाली में आने वाला भोजन जितना पोषण से भरा हो, उतना ही देखने में भी आकर्षक हो।
तो मौजूदा समय में इसकी भी कमी पूरी कर दी गई है और कदन्न से जो भी व्यंजन बनाए जा रहे हैं वो स्वाद में बाकी अनाजों को पीछे छोड़ रहे हैं। विभिन्न स्टॉल्स में कदन्न से वो तमाम चीजें बनाने की चाबी मौजूद है जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए जरूरी है। निश्चित तौर पर आने वाला समय कदन्न का ही होगा। कदन्न की तरफ बढ़ने वाले कदम जहां कुपोषण की समस्या का समाधान बनेंगे, वहीं उन किसानों को दोहरा मुनाफा दिला सकेंगे जो कम उपजाऊ भूमि से मिलने वाली पैदावार और आय से निराश है। भारत सरकार कृषि संबंधित योजनाओं और कार्यक्रम में हमेशा ही अपना योगदान देती रही है। समय समय पर कृषि से जुड़ी आवश्यक योजनाओं के तहत किसानों की मदद भी करती है। जैसा कि हमारे देश में हर साल प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। प्रत्येक वर्ष बाढ़, आंधी, ओले, शीतलहर और भारी बारिश होने के कारण किसान भाइयों की फसल खराब हो जाती है और उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे संकट में राहत और कृषि के क्षेत्र में मजबूती लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के इस खास कड़ी में आज हम इसी योजना के लाभ आपको बताएंगे। आइए इसी से संबंधित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम को बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने के 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भरे जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना से जुड़े लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही हैं। ऐसे में वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों को सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठा किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान दे सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दोगुनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब जान लेते हैं एलोवेरा की खेती के बारे में, किस तरह से ये खेती आपके लिए फायदेमंद साबित होती है। आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। आज हम बात करेंगे एलोवेरा की। पूरी दुनिया आज अच्छी सेहत से लेकर नायाब सुंदरता के लिए जिस एलोवेरा की मुरीद बनी हुई है, उसका भारतीय संस्कृति और इतिहास से बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। एलोवेरा का जिक्र भारतीय पौराणिक साहित्यों से भी मिलता है। दरअसल संस्कृत में एलोवेरा को ही घृत कुमारी कहा जाता है। आयुर्वेद में एलोवेरा का काफी अहम योगदान है। इसे इंसान के तन और मन को संतुलित रखने वाली जादुई औषधि माना गया है। अपने नायाब गुणों के कारण ही इसे वीर रसायन की उपाधि भी दी गई। सिर्फ भारतीय संस्कृति ही नहीं बल्कि मिस्र से लेकर सुमेर की प्राचीन सभ्यताओं में भी एलोवेरा की चमक दिखाई देती है। यहाँ तक कि बाइबल में भी इसके फायदों का जिक्र है, जिसे प्रकृति से मिला एक बेहतरीन तोहफा बताया गया है। कोरोना महामारी के समय जब इम्यूनिटी को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है, उसमें एलोवेरा अपने चमत्कारिक गुणों के कारण एक मजबूत ढाल बनाने में मददगार साबित हो सकता है। इतने कीमती पौधे के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता हो और इसकी अधिक से अधिक खेती की जाए, इसके लिए सरकार काफी सराहनीय काम कर रही है। आयुष मंत्रालय की ओर से भी औषधीय पौधे के रूप में एलोवेरा को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। बात अगर एलोवेरा की खेती की करें तो इसकी खेती किसी भी तरह की मिट्टी में आसानी से की जा सकती है। एलोवेरा को साल में 2 बार बोया जाता है, एक बार जून जुलाई में और एक बार फरवरी मार्च में। गुदेदार पत्ती ही एलोवेरा का बीज होती है। 10 से 15 सेंटीमीटर की स्वस्थ पत्तियां चुनकर बीज के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है और फिर 1-1 फुट की दूरी पर इन्हें रोपा जाता है। बोते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ध्यान रहे जहां आप एलोवेरा बो रहे हैं वहां ज्यादा पाला नहीं पड़ना चाहिए। एलोवेरा की खेती में पानी की भी बहुत कम जरूरत पड़ती है। इसकी सिर्फ 4 या 5 बार सिंचाई होती है, यानी हर 25 दिन पर एक बार। बारिश के मौसम में तो आमतौर पर सिंचाई की जरूरत नहीं होती। हाँ, इसके खेतों से खरपतवार निकालना काफी जरूरी है। पूरी फसल के दौरान 3 से 4 बार निराई गुड़ाई कर ले। निराई के बाद पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ा दे। अब बात कर लेते हैं एलोवेरा की किस्मों की। पूरे विश्व में एलोवेरा की लगभग 180 किस्में मिलती है। इनमें से कुछ किस्मों को भारत, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, थाईलैंड, चीन और ईस्ट व वेस्ट इंडीज में लगाया गया है। पश्चिमी हिमालय की शुष्क घाटियों में एलोवेरा काफी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। एलोवेरा की खास बात यह है कि एलोवेरा में कोई खास कीट या बीमारी नहीं लगती, इसलिए इसमें कीटनाशक की भी जरूरत नहीं होती। कभी कभी पत्तियां सड़ने या उन पर धब्बे पड़ने की शिकायत मिलती है। इससे बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित उपाय किए जा सकते हैं। साथ ही गली पत्तियों को काट कर बाहर निकाल दें। एलोवेरा की फसल दूसरे साल से 5वें साल तक पत्तियों की उपज देती है। हर 3 महीने में प्रत्येक पौधे की 3 से 4 पत्तियों को छोड़कर बची हुई सभी पत्तियों को तेज धार वाले हंसिए से काट लेना चाहिए। हर कटाई में लगभग 12 से 20 टन प्रति हेक्टेयर पत्तियां मिलती हैं। पत्तियों में 80 से 90% पानी होता है, इसलिए पत्तियों को धूप में डालकर सुखाया जाता है। एक बार लगाने के बाद कई साल तक फसल ली जा सकती है। आयुष मंत्रालय की ओर से किए जा रहे प्रयासों के कारण औषधीय पौधे के रूप में एलोवेरा लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई-नाम भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को घर बैठे अपनी उपज बेचने की सुविधा उपलब्ध करवाना है। योजना के तहत देश के अलग अलग मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है। आइए इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। ई-नाम योजना से जी हमें बहुत फायदा हुआ है। जैसे पहले हमारा प्रति एकड़ निकलता था 30,000, 32,000, अब हमें 42,000, 45,000, 10-15,000 रुपए का हमें प्रति एकड़ फायदा हो रहा है। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। अब तक 1 करोड़ 68 लाख किसान कृषि उत्पादों के कारोबार से जुड़े। इंटरनेट से जोड़ी गई है देश की 585 मंडियां। ई-नाम का लक्ष्य है कि पूरा देश एक मंडी क्षेत्र बने। किसान और खरीदार के बीच से ई-नाम ने दलाल खत्म कर दिए। इसका लाभ न सिर्फ किसानों बल्कि ग्राहकों को भी मिल रहा है।
फसलों की ऑनलाइन बिकवाली के लिए देश भर में कृषि बाजार ई मंडी खोल दी। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। तिलहनी फसलों के उत्पादन में भारत देश हमेशा से ही आगे रहा है। उचित समय और उन्नत बीजों का चुनाव कर किसान तिलहनी फसलों की खेती करें तो निश्चित ही अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। कैसे करें तिलहनी फसलों की खेती और उचित देखभाल, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। तिलहन वे फसलें हैं जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है। तिलहन के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। सूरजमुखी, तिल, सोया और मूंगफली तिलहनी फसलों में प्रमुख हैं। तिलहनी फसलों के लिए हल्की या दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ऐसी मिट्टी जिसमें अम्लीय और क्षारीय स्तर को सहन करने की क्षमता है। सूरजमुखी की खेती करते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखें, जैसे जिस खेत में सूरजमुखी की खेती की जाए उसमें जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही सूरजमुखी से अधिक उपज लेने के लिए मधुमक्खी के डिब्बों को खेत के किनारे रखें। मधुमक्खी पालन न करने की स्थिति में सूरजमुखी में अच्छी तरह फूल आ जाने पर हाथ में दस्ताने पहनकर या किसी मुलायम रोएदार कपड़े को लेकर फूल के मोड़क पर चारों ओर धीरे से घुमा दे। ये क्रिया प्रातः काल 7:30 बजे तक करें। सूरजमुखी में हेड रॉट, जिसमें पहले तने व फिर मुंडकों पर काले धब्बे बनते हैं, उसकी रोकथाम के लिए मुंडक बनते समय उचित दवाओं का छिड़काव करें। मुंडकों को चिड़ियों से बचाने के लिए रंगीन चमकीली पन्नियों को फसल के आधे से 1 मीटर ऊपर बांधकर सुरक्षा करें। सोयाबीन व सूरजमुखी की फसल में वर्षा न होने की स्थिति में फूल व फली बनते समय आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। सोयाबीन में पीला मौजेक बीमारी की रोकथाम के लिए प्रभावित पौधों को निकालकर विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तंबाकू की इल्ली एवं रोएदार इल्ली छोटी अवस्था में झुंड में रहकर एक ही पौधे की पत्तियों को खाती है। इस प्रकार के पौधों को नष्ट कर देने से इनके प्रकोप से बचा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करें। पत्ती खाने वाली इल्लियों के नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना उचित रहेगा। मूंगफली में खूंटियां बनते समय तथा फलियां बनते समय खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें।
अधिक वर्षा होने की स्थिति में खेत में जल निकास की व्यवस्था करें। मूंगफली में टिक्का बीमारी की रोकथाम के लिए जिंक मैग्नीज कार्बोमेट 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर 1-2 छिड़काव करें। यदि बरसात न हुई हो तो फूल निकलते समय व दाना बनते समय भूमि में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई अवश्य करें। भारत में मछली पालन क्षेत्र में उत्पादन और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई। लेकिन एक आम किसान या युवा वर्ग कैसे इस योजना का लाभ ले सकता है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली पालक और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है और देश में काफी संख्या में लोग मछली पालन के काम से जुड़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मछली पालन के विकास के लिए बड़ी कवायद करते हुए मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे मछली उत्पाद बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इसके अलावा साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दोगुनी करने में भी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ कौन ले सकता है और कैसे। PMMSY योजना के अंतर्गत सरकार 3 लाख रुपए का ऋण देती है। इसमें ये लाभार्थी हो सकते हैं: मछली किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता, मत्स्य विकास निगम, स्वयं सहायता समूह, मछली पालन क्षेत्र, मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य पालन संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, मछली पालन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, संपर्क नंबर, बैंक खाते का विवरण, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pmms.dof.gov.in पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। एक विशेष जानकारी आपको दे दें, हमारा ये कार्यक्रम आप किसी भी समय हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसे स्कैन कीजिए, किसी भी समय आप देख सकते हैं हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।